हम लोग पढ़ रहे थे विकास के प्रमाण। इस बात का कोई प्रूफ है कि नहीं है कि डेवलपमेंट हुआ है। बहुत कम लोग आए हैं या फिर अभी लोग बाहर हैं? हम लोग देख रहे थे कि जो विकास है उसके कुछ एविडेंसेस हैं जो हमने कुछ कल स्टार्ट किया था पढ़ना। मतलब बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि इवोल्यूशन हुआ है या फिर ऐसा सच में था कि कोई स्पेशल पावर, स्पेशल क्रिएशन 6 दिन में धरती बना के चली गई। इस चीज़ को हम लोग गलत साबित कर रहे हैं और विकास की जो सिद्धांत है, इवोल्यूशन की जो थियरी है, उसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें पहली चीज़ जो हम लोग कल देखे थे, पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस देखे थे हम लोगों ने, फॉसिल्स के बारे में देखा था। उसके बाद से फिर हमने देखा था, क्या देखा था, एनालॉगस और होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स देखे थे। ठीक है, एनालॉगस और होमोलॉगस स्ट्रक्चर देखे थे। मिसिंग लिंक के बारे में देखा था, कनेक्टिंग लिंक के बारे में देखा था। अगला एविडेंस है हमारा चौथा, यानी एम्ब्रियोनिक बोलते हैं भ्रूणिकी प्रमाण या एम्ब्रियोलॉजिकल है। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस या भ्रूणिकी प्रमाण। इसमें हम ठीक है, हिंदी समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। यही है, यही गलती है क्या? की तो लिखना है। हाँ हाँ, रूम मतलब एम्ब्रियो होता है, उसी से एम्ब्रियोलॉजिकल का मतलब होता है भ्रूणिकी होता है। एग्जैक्टली यही होता है, भ्रूणिकी होता है। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में हम देखेंगे। पहला एविडेंस देखेंगे, इसमें नंबर 1 जो है, ए सिमिलर टाइप ऑफ, लिख सकते हो सिमिलैरिटी इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो। क्या चैप्टर? हाँ यार, कम से कम इस चैप्टर खत्म करने में 7 दिन लगता है। ये तो बहुत लंबा चैप्टर है। तो स्टार्ट हुआ, आज तीसरा दिन है, तो इसके बाद 4 दिन और लगेंगे कम से कम। ठीक है, पहला है सिमिलैरिटी इन द वर्टिब्रेट एम्ब्रियो। जितने कशेरुकी भ्रूण होते हैं, कशेरुकी भ्रूण है, अगर हम उनका स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, या फिर मतलब कि फिश का उठा लें, हम लोग एम्फीबियंस का उठा लें, या फिर हम लोग कोई भी, ठीक है, हम लोग जितने भी वर्टिब्रेट्स का मतलब, वर्टिब्रेट्स का मतलब इनके में वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, उनका अगर भ्रूण उठा लें, एम्ब्रियो देखें और स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर देखें, तो देखने में बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे वो।
हमको अगर स्टार्टिंग के भ्रूण दे दिए जाए, एम्ब्रियो दे दिया जाए और सामने रख दिया जाए, बोलेगा पहचानो किसका, तो तुम नहीं पहचान पाओगे कि किसका है। ह्यूमन का भी उसी तरह का दिखेगा, फिश का मतलब जितने भी वर्टिब्रेट हैं सबका सब बिल्कुल एक जैसा दिखेगा, सिमिलैरिटी रहेगी उनके स्ट्रक्चर में। तो ये क्या शो करता है कि जो भी एम्ब्रियो थे इनिशियल, एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो पता है ना सबको, जब रिप्रोडक्शन होता है, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, कैसा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें दो होते हैं, एक होता है मेल गैमेट और दूसरा होता है फीमेल गैमेट। इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, सिंगैरी बोल सकते हैं या फिर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसके तत्पश्चात क्या बनता है, जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, ठीक। वही इसका फिर से डिवीजन होता है, तो हमारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें क्लीवेज होती है और तुम्हारा बनेगा मारूला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, गैस्ट्रुला बनेगा, ये अभी प्रोसेस पे आएंगे। तो ये इससे रिजल्टेंट हमारा एम्ब्रियो बनेगा। ये एम्ब्रियो अगर हम लोग किसी भी वर्टिब्रेट के केस में देखें तो लगभग स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर होगा ना, वो सबका एक जैसा होगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि इवोल्यूशन हुआ होगा, तभी जो इनिशियल स्ट्रक्चर है लगभग सेम है, बाद में जब वो डेवलप कर रहा है ऑर्गेनिज्म बड़ा हो रहा है तो उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जा रहा है, पर जो इनिशियल स्ट्रक्चर है बिल्कुल एक जैसा दिखता है, जो भ्रूण है या एम्ब्रियो है बिल्कुल एक समान दिखता है। इस वजह से ये किसको शो कर रहा है, ये बोल रहा है कि जो इवोल्यूशन हो रहा है। इवोल्यूशन का एक एविडेंस है। दूसरा, स्टेजेस of embryo formation are similar, मतलब कि जो एम्ब्रियो की भ्रूण बनने की एक ढेर सारी अवस्थाएं हैं, शुरुआती अवस्थाएं भी लगभग एक समान होती हैं। जैसे अभी हमने देखा है यहाँ पर, जैसे जाइगोट है, ठीक है, जाइगोट क्या कहते हैं, डिवाइड करते हैं। जाइगोट में क्या होता है, माइटोसिस होता है। जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा, हाँ, जाइगोट में मियोसिस होगा, माइटोसिस होगा ना। अरे भैया ये 2n है और हमारे बॉडी की सारी सेल्स में तो 2n ही है ना, तो इसको मेंटेन करना है तो मतलब माइटोसिस होगा। मियोसिस तब होगा ना जब नंबर हाफ करना होगा क्रोमोसोम का, तो इसलिए यहाँ पे माइटोसिस होगा। यहाँ पे सेल्स बन जाएंगे, ठीक है, मास ऑफ सेल्स बन जाएंगे। स्पोर कहाँ बन रहा है, ह्यूमन की बात कर रहे हैं हम, ह्यूमन में या फिर फ्रॉग में इनकी बात कर रहे हैं, वो तो प्लांट में स्पोर वगैरह बनता है। ह्यूमन में क्या होगा कि जाइगोट में जिस तरह का उसके बाद एक मास ऑफ सेल्स बन जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं मारूला स्टेज, मारूला स्टेज बोलते हैं। ये लगभग 8 से 16 सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये मारूला वर्ड आया है मलबरी से, मलबरी सुना है, मलबरी मतलब सहतूत, सुना है ना सहतूत, तो उसकी जो वो भी ऐसे सॉफ्ट सा होता है, जब वहाँ से रेशम वगैरह निकलता है तो उसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है, ढेर सारे सेल्स ऐसे इकट्ठे होते हैं, वहीं से ये वर्ड मारूला आया है। मारूला का मतलब ये होता है कुछ सेल्स इकट्ठे रख दिए जाए, उस स्टेज को हम लोग मारूला बोलेंगे। ये लगभग 8 से 16 स्टेज का रहता है, ठीक। मारूला से ये चेंज होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टुला। ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरह सर्कल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा सेल में, मतलब चारों तरफ से सेल इस तरफ से प्रेजेंट हो जाएंगे, फिर कुछ सेल्स आगे की तरफ इस तरह बढ़ेंगे, एक कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें फ्लूइड फिल हो जाएगा। फ्लूइड यानी तरल पदार्थ यहाँ पे बनेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को भी हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टुला स्ट्रक्चर, ठीक। अब ये देखो, ये ही एम्ब्रियो है, ये धीरे धीरे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद बनेगा गैस्ट्रुला स्टेज। परेशान नहीं होना है, जब हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे होता है क्लीवेज,
एक तरह का डिवीजन है ये, इसको हम लोग क्लीवेज इसलिए बोलते हैं ना। इसमें क्या होता है कि सेल्स जैसे जैसे माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करती है ना, वो इस जो शेप होता है वो भी स्मॉल स्मॉल होने लगता है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, एक सेल है डिवाइड करी, दो डॉटर सेल बने, दोनों का शेप सिमिलर होगा, पर इस केस में क्या होता है कि जो सेल्स का शेप होता है, आकार होता है, वो छोटा होने लगता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। बस अभी इतना देखना है, यही जो स्टेज है ना, जाइगोट से तुम्हारा मॉड्यूला बनेगा, मॉड्यूला से ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनेगा, ये लगभग सभी एम्ब्रियोज में पाया जाता है। जितने भी एम्ब्रियोज हम देखने को मिलेगा, सारे एम्ब्रियो में ये लगभग स्ट्रक्चर मिलेगा ऑर्गेनिज्म में। प्लांट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम लोग एनिमल्स की बात करें। जितने भी एनिमल्स होंगे, सारे एनिमल्स में कुछ यही सेम स्ट्रक्चर रिपीट होते दिखेगा। तो इससे हमको ये लग रहा है ना कि जो भी विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ है, कुछ ऐसा इनिशियल चीज़ें बिल्कुल सेम जा रही हैं, बाद में जाके चेंजेस हो जा रहे हैं। किसके वजह से? इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन की वजह से। तो मतलब कि इवोल्यूशन हुआ है, पहले ये कहीं एक ही रहा होगा, उसी से चीज़ें अलग अलग बनी होंगी, ऐसा दिख रहा है ना। विकास की ये क्या करते हैं, पहले कोई सबसे पहले एनिमल का कोई मतलब ये वाला कोई रहा होगा, साइक्लोस्टोमेटा वगैरह कुछ भी रहा होगा, उसी से चीज़ें क्या होते हैं, बाद में डिवाइड करके बनते बनते तुम्हारा ह्यूमन तक की कंडीशन आई होगी। और सब में ये वाला स्टेज कॉमन है, मतलब कि क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हुआ। पहले जब इनिशियल वाला बना होगा, बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गया होगा, डेवलपमेंट होते होगा और विकास होते होते एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन गया होगा बेसिकली। तो ये हम लोग ये शो करना चाह रहे हैं कि जो स्टेजेस हैं जाइगोट से एम्ब्रियो बनने का, ये सारा क्या है, लगभग सेम है सारे एम्ब्रियोज में। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये भी क्या है, एग्जाम्पल है इवोल्यूशन को ये प्रूफ कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? देखो दो चीज़ें, पहली चीज़ कि एम्ब्रियो बनने के लिए जो चरण है, जो भी अवस्थाएं हैं, वो लगभग एक जैसी हैं। ठीक है, पहले क्या होगा, तुम्हारा रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद युग्मक बनेगा, युग्मजन क्या बोलते हैं, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बनेगा, जाइगोट का फिर से क्या होगा, क्लीवेज होगा, जाइगोट में जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा, मास ऑफ सेल बनेंगे, मास ऑफ सेल में क्लीवेज होगा, क्लीवेज होने के बाद तुम्हारा मारुला बनेगा, मारुला 8 से 16 सेल के स्टेज को बोलते हैं। फिर ब्लास्टुला बनेगा, उसमें सेंटर में लिक्विड फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर रहेगा, फिर वो गैस्ट्रुला बनेगा। ये स्ट्रक्चर लगभग सेम है। फिर एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो जो बनेगा वो लगभग जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में उनका जो स्ट्रक्चर देखने में जैसा दिखता है, सब एक जैसा सिमिलैरिटी रहेगी। तो सबको मेरे पास फोटो नहीं है, एनसीईआरटी में फोटोज भी है, चलो मैं तुम लोग को फोटोज भेज दूंगा, मुझे निकाल के लाना चाहिए था, मैं भूल गया हूँ। ये वो लगभग सारे का जो स्ट्रक्चर है ना, बिल्कुल तो पहचान नहीं पाओगे। जब पहला स्टेज होगा ना, तो ऐसे लाइन से अगर रख दिया जाए तो हमको नहीं बता सकते कि ये बंदर का भ्रूण है या ह्यूमन का भ्रूण है या मेढक का भ्रूण है या मछली का भ्रूण है, सब एक जैसा दिखने को लगेगा। बाद में डेवलपमेंट होती है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो चेंजेस होते जाते हैं। ठीक, वर्टिब्रेट्स, हाँ वर्टिब्रेट्स की बात करें। तीसरा कैरेक्टर है ये, अगर हो गया तो मिटा दें। हाँ क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ, वही चीज़। ये हम लोग वर्टिब्रेट की ही बात कर रहे हैं, वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं। ये जो अभी तक कहानी चल रही है, जितने वर्टिब्रेट्स हैं उनके एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं हम। प्रोटिस्टा के एम्ब्रियो में थोड़ी ना होता है, जितने वर्टिब्रेट हैं उनके एम्ब्रियो की कहानी हम बात करें कि वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो जैसे क्या होते हैं, उनके डेवलपमेंट स्टेज भी सेम होंगे, और जो उनकी इनिशियल स्टेज होगी एम्ब्रियो की, वो भी एक जैसी दिखने में लगेगी। कोई डिफ्रेंशिएट करना उनको टफ टास्क होगा कि ये किसका मेढक का है या किसका ये हम नहीं पहचान पाएंगे, ह्यूमन का है कि किसका, ये हमको पहचानने में प्रॉब्लम होगी इनिशियल स्टेज में। लेटर ऑन स्टेज में उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है, फिर हम लोग अलग अलग बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं, जिसमें जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ धीरे धीरे आने लगती है। पर इनिशियली वो क्या होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है। ठीक, इसमें ही
व्यक्तिवृत्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं दीदी? ये बायोजेनेटिक लॉ है। तीसरा है बायोजेनेटिक लॉ। इस नाम याद करने से किसने दिया है? अर्नेस्ट हैकल ने दिया है। एनसीईआरटी में नाम है, इसलिए याद रखना। अर्नेस्ट हैकल थोड़ा फेमस नाम है, इकोलॉजी में भी इनका नाम आता है, तो याद रखना ये जो बायोजेनेटिक लॉ है इसको अर्नेस्ट हैकल ने दिया। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है अर्नेस्ट हैकल है। ऑन्टोजेनी क्या होता है, कोई बता सकता है? ऑन्टोजेनी या व्यक्तिवृत्त। ठीक है। ऑन्टोजेनी क्या होता है? डेवलपमेंटल सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो किस तरह से डेवलप कर रहा है उसके अलग अलग फेजेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑन्टोजेनी बोलेंगे या व्यक्तिवृत्त बोलेंगे। समझ में आया कुछ? और अभी नहीं मुझे पता है फाइलोजेनी क्या बोलते हैं? जो इवोल्यूशन का सीक्वेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनी। इवोल्यूशन का तो दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, इवोल्यूशन मतलब विकास। विकास का जो अनुक्रम है उसको हम बोलते हैं तुम्हारा जातिवृत्त, और तुम्हारा ऑन्टोजेनी यानी व्यक्तिवृत्त क्या होता है? जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का जो अनुक्रम है उसको हम लोग बोलते हैं जातिवृत्त यानी कि ऑन्टोलॉजी। सॉरी ऑन्टोजेनी। हाँ ठीक है। जैसे कि अब देखो, सबको पता है, नहीं पता है तो जान लो। सबसे पहले मछली, कल हम लोग जैसे डिस्कस किए थे कि जो ह्यूमन का लगभग डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हुआ है मछलियों से। सबसे पहले मछलियाँ आई होंगी, तो उससे भी पहले चीज़ें रही होंगी। हम एक बीच से रहे, मछलियाँ होंगी। मछलियों के बाद कौन आया? एम्फीबियंस, भैंचर जिसको बोलते हैं हम लोग। भैंचर का मतलब क्या होता है पता है? अधूरा है, मैं क्लास में पूरा थे। हाँ, जिसको सेक्सुअली, जिसको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत हो, मैंडेटरी हो, वाटर प्रेजेंट हो। फिर एम्फीबियंस के बाद कौन बना होगा? रेप्टाइल्स,
इसको बोलते हैं सरीसृप। बोलो स्पेलिंग सही है, ऐसे लिखते हैं। फिर इससे दो डिवीजन बनेंगे, एक से तुम्हारी बर्ड्स बनेंगी और एक से डायरेक्ट आ जाते हैं ह्यूमन। और भी बीच में स्टेजेस रहे होंगे, पर हमको ह्यूमन का देखना है तो हम सीधे डायरेक्ट ह्यूमन। तो इसमें लिखा है ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी। रिकैपिचुलेट मतलब क्या होता है? दोहराना। ऑन्टोजेनी फाइलोजेनी को दोहराती है, मतलब कि व्यक्तिगत जाति वृत्त को दोहराता है, रिकैपिचुलेट करता है। यहाँ पे फिश है, फिश, उसके बाद एम्फीबियंस है, फिर कौन आया? रेप्टाइल्स आया, और रेप्टाइल्स के बाद दो डिवीजन, रेप्टाइल्स में ह्यूमन आया। कुछ पार्ट्स उधर चलेंगे, कुछ पार्ट्स इधर चलेंगे। ऐसे ही जब एम्ब्रियो हम देख रहे थे तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देख रहे थे, तो हम ये देखना चाहते हैं कि जैसा एम्ब्रियो इसका होगा, हम बहुत अच्छा तो नहीं बना पाएंगे, कुछ ऐसा होगा, एग्जैक्ट नहीं मैं अभी फिगर है। तो जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा ना, कुछ बिल्कुल इसी रेंज में जाएगा। जैसे इसका एम्ब्रियो है, इससे थोड़ा डेवलपमेंट इसका हुआ होगा, उससे थोड़ा डेवलपमेंट इसका हुआ होगा, और इसमें सबसे अधिक डेवलपमेंट हुआ होगा। तो वही ये दे रहा है कि जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट में थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं, वैसे सेम चेंजेस उसके इवोल्यूशन में आते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे एम्ब्रियो में बदलाव हो रहा है, यानी कि वो किसके देन की वजह से हो रहा है? विकास ही उसका देन है कि एम्ब्रियो में जो थोड़ा बहुत बदलाव हो रहा है वो विकास की वजह से हो रहा है, इवोल्यूशन की वजह से। इसलिए ये दोनों चीज़ें पैरेलली चल रही है, एक दूसरे के समानांतर चल रही है। ठीक, ये थियरी। और इसमें चलो एक लोग को ज़्यादा क्लियरिटी दिखाने के लिए स्लिट गिल्स, स्लिट ह्यूमन में, अगर ह्यूमन के एम्ब्रियो देखेंगे तो ह्यूमन के एम्ब्रियो में स्लिट गिल्स मिलते हैं। गिल एक है जो मछलियों में पाया जाता है। मछलियाँ अपना श्वसन किसके थ्रू करती हैं? गिल्स के थ्रू, गलफड़ा बोलते हैं, हाँ इंग्लिश में गिल्स बोलते हैं। तो गिल्स के थ्रू या गलफड़े के थ्रू करती हैं। लेकिन ह्यूमन में गलफड़ा तो होता नहीं है, फेफड़ा होता है उसकी जगह पर। जो अगर ह्यूमन का एम्ब्रियो देखेंगे तो वहाँ पे गिल स्लिट मिलता है, मतलब जो गलफड़े को बनाने वाला स्ट्रक्चर होता है, इनिशियल स्ट्रक्चर, उसी को हम गिल स्लिट बोलते हैं। तो वो गिल स्लिट ह्यूमन के एम्ब्रियो में मिलता है, पर इसका कोई ज़रूरत तो नहीं है, ह्यूमन को ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि हो सकता है कि हमारा डेवलपमेंट या फिश से ही हुआ है, तभी उसके कुछ कैरेक्टर अभी भी हमारे पास दिखने लगे हैं। ठीक है, क्या क्यों बढ़िया क्या होता है? ये जो लंग्स है मोर मॉडिफाइड फॉर्म है गिल्स का, है कुछ नहीं, मोर मॉडिफाइड फॉर्म है। अब हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मछलियों में कम ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो गिल्स का काम चल जाता है, और हमारा काम तो नहीं चलता, हम तो मरने लगे। तो ये मतलब ये कैरेक्टर हुआ कि गिल स्लिट का प्रेजेंट होना मछलियों में, और ह्यूमन के भी एम्ब्रियो में गिल स्लिट का प्रेजेंट होना क्या शो कर रहा है कि हमारा डेवलपमेंट फिश के थ्रू ही हुआ है। ठीक है, तो इवोल्यूशन जो है फिश के थ्रू हुआ है। ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। व्हेल मछली में बाल मिलना, व्हेल मछली जो होती है, व्हेल मछली के जो बेबी होता है, बेबी व्हेल, इसके बॉडी पे हेयर्स मिलते हैं। हाँ यही वाला डायग्राम, अगर ग्रुप में हो तो भेज देना, ग्रुप पे सब लोग देख लेंगे। मुझे नहीं, तुम लोग देख लेना, तुम लोग, मैं यहाँ देख दिखाऊंगा, किसको दिखेगा। क्या बता रहा है? व्हेल मछली क्या है? व्हेल क्या है? व्हेल मैमल्स है। मैमल का कैरेक्टर है कि उसके बॉडी पे हेयर मिलना। मैमेलियन या स्तनधारियों का सबसे मूल कैरेक्टर क्या है कि शरीर पे बाल मिलना। एक कैरेक्टर क्या है? शरीर पे उसके बाल मिलना। पर व्हेल मछली जो बड़ी हो जाती है उसके शरीर पे बाल नहीं मिलता है। लेकिन जो बेबी व्हेल होती है, छोटी वाली व्हेल होती है, उसके शरीर पे बाल मिलते हैं। तो ये प्रूफ कर रहा है कि जो व्हेल है वो भी मैमल से ही डेवलप हुई, जो एक कॉमन एंसेस्टर रहा हो उसी से डेवलप होके आई है, इसी वजह से उसके ऊपर बाल मिल रहा है। लेकिन जो बड़ी व्हेल है उसके ऊपर इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि पानी में तैरती है, तो पानी में तैरने पे उसको बाल की ज़रूरत नहीं होती है, तो
उस वजह से वो क्या करते हैं, इवोल्यूशनरी प्रोसेस में इन्वायरमेंटल एक्सचेंजेस की वजह से अपने बॉडी को एक्लेमेटाइज करने के लिए वो क्या की होगी, बाल को निकाल दी होगी अपने से। लेकिन बेबी वेल के पास बाल प्रेजेंट होना, हेयर प्रेजेंट होना, ये शो करता है ना कि ये इवोल्यूशन है और वो कॉमन एंसेस्टर से ही बने हुए हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स क्या शो करते हैं, ओंटोजेनिक। लेकिन समस्या ये आ गई, एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका भी नाम अर्नेस्ट था ही, तो पहला नाम अर्नेस्ट था हैकेल, अर्नेस्ट हैकेल ने ये थियरी दी। एक दूसरे भाई साहब आए, उनका नाम भी अर्नेस्ट, आगे कुछ नाम था जो मैं तुम्हें पूरा बता देता हूँ, नाम मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। अर्नेस्ट वॉन बियर, अर्नेस्ट वॉन बियर, अर्नेस्ट वॉन बियर ये आए और इन्होंने कहा कि आपकी जो थियरी है अर्नेस्ट भैया वो गलत है। तो मैं कहती हूँ भाई क्यों गलत है? तो बोले कि अगर आप इस बेसिस पे आप बोल रहे हैं कि ऑन्टोजेनी जो होता है रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी, तो ये थियरी इसलिए गलत है कि आप बोल रहे हैं कि एक कैरेक्टर, अगर ऐसा होता तो सारे कैरेक्टर्स कुछ ना कुछ दिखने होते, सारे कैरेक्टर्स दिखने चाहिए। आप एक कैरेक्टर के बेसिस पे कैसे कह सकते हैं कि ये इवोल्यूशन हो रहा है? तो ये थियरी वो डिस्कार्ड कर दिया, क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। तो अगर क्वेश्चन में कभी ये पूछता है कि एक्सेप्टेड थियरी ऑफ इवोल्यूशन, उसमें 4 ऑप्शन देता है, वो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, बायोजेनेटिक लॉ है या बायोजेनेटिक थ्योरी है, उसको हम बोलेंगे कि ये जो है तुम्हारा एक्सेप्टेड थियरी नहीं है। बाकी फॉसिल्स वाला मतलब पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस एक्सेप्टेड था। हमारा क्या कहते हैं, दूसरा क्या था, दूसरी थ्योरी कौन सी हम लोग पढ़े थे कल, मिसिंग लिंक पढ़े थे, एनालॉगस होमोलॉगस स्ट्रक्चर पढ़े थे। बाकी क्या कहते हैं हमारे ये दोनों स्ट्रक्चर ए और बी अभी पढ़े थे कि जितने वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होते हैं वो सिमिलर होते हैं, उनका जो इनिशियल स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है, सिमिलैरिटी पाई जाती है। ये सब क्या है, ये प्रूफ कर रहे हैं एवोल्यूशन को। पर ये जो ऑन्टोलॉजी की थ्योरी है और सॉरी ऑन्टोजेनी की थ्योरी है कि जो बोलता है ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी, ये गलत है। और किसने गलत किया, दूसरे साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट वॉन बियर ने, इन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है थ्योरी, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स नहीं शो कर रहा है, कुछ कैरेक्टर के बेसिस पे हम इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, नाम याद रखना, कौन दिया था इस थियरी को, अर्नेस्ट हैकेल। किसने इसको डिस्कार्ड करा, अर्नेस्ट वॉन। नेक्स्ट थियरी आएगी थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और कोई है थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है? नेचुरल सिलेक्शन तो हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक वर्ण। ठीक है, ध्यान दो, नेचुरल सिलेक्शन में प्राकृतिक वर्ण में नॉर्मल अगर ह्यूमन की केस की बात करें तो ऐसा होता है कि एग्जाम्पल के लिए जो बंदा या जो बंदी ज़्यादा अर्न करती है, इसके पहली कंडीशन देखी जाती है अर्निंग, दूसरी कंडीशन देखी जाती है सोशल बिहेवियर। दो कैरेक्टर देखे जाते हैं जनरली, किसी भी ह्यूमन को अच्छा बताने के लिए, कोई लड़का है या लड़की है उसको वो बेहतर है तो उसके दो कैरेक्टर्स देखे जाते हैं। पहला पैसा कमाता हूँ, ठीक है, दूसरा
वो समाज में अच्छे से लोगों के साथ उठ बैठ सकता हूँ। ये नहीं कि मुंह पे गाली है, किसी से झगड़ा कर ले रहा है तो उसको अच्छा तो नहीं मानोगे ना। ये दो कैरेक्टर जिसके पास रहेंगे वो लोग बोलेंगे कि ये बंदा सही है। एक दूसरा बंदा है, ये बंदा ए था, ये बंदा बी था। ये भैया गूगल में जॉब करते हैं या फोर्टिस हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, ठीक है। ये है पेड़ पे आम तोड़ते हैं, ठीक है। लो अर्निंग है इनकी। सरकारी वाले बहुत पसंद है, उनकी बड़ी चीज। ये कुछ नहीं करते, लो अर्निंग है, ठीक। लो मतलब कम पैसा कमाते हैं, ये लाखों में कमाते हैं, ये सैकड़ों में कमाते हैं, ठीक है। और दूसरा है ये लिकर कंजम्पशन करते हैं, मतलब दारू पी गया है, ठीक है। तो अब इन दोनों में पहले शादी किसकी होगी? ए की शादी होगी, बी की शादी होगी? एक की है सर, इनकी हो सकती है, इनकी हो सकती है, कमा तो रही है। अरे तो भैया जितना कमा रहे हो उतना उड़ा दे रहे हैं ना, देख नहीं रहे हो? शाम को खाली हाथ लौट रहे हैं घर पे। तो चांसेस ज़्यादा है कि शादी इसकी, या फिर एक और सी है जिनको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर बता दें? टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। लाइनफिल्टर सिंड्रोम याद है क्या होता है? लकी बताएगा क्या होता है। ये लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आया क्या है। अरे ये पूरी क्लास चली है इसी पे, पूरा क्या कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, तो 2-3 दिन पढ़ाई किए हैं। मैं आया नहीं था, यही होगा। अब रिकॉर्डिंग में भी चेक कराएंगे तुम आए थे कि नहीं आए थे। पूरी रिकॉर्डिंग होती है, तुम लोग की टेंशन मत लो। पता ही नहीं है। और बताओ किसको पता है टर्नर सिंड्रोम? तुम बताओ। भूपेंद्र, ध्यान नहीं है, कहाँ ध्यान है? सर वैसे थोड़ा हिंदी होता तो सर आ रहा है। इसका नाम ही हिंदी का है, साइंटिस्ट के नाम पे रखेगा टर्नर, तो टर्नर का हिंदी में नाम क्या करते हैं? टुनटुन। नहीं कर सकते ना, टर्नर ही नहीं। बताओ किसको ध्यान है टर्नर सिंड्रोम? अरे सर हाँ, अब समझ में आ गया। एक दिन कम हो जाता है। क्या ऐसे हवाबाजी वाला नहीं, जीन कम हो जाता है? जीन कम होता है टर्नर सिंड्रोम में? कौन बोला जीन कम होता है? पटाखे से उठा उठा के क्या होता है तुम लोग को यार? भूल बताओ। टर्नर पूछो, टर्नर एक्सो कंडीशन हो जाएगी। हाँ सर, एक गुणसूत्र कम हो जाता है। एक गुणसूत्र कम हो जाता है। अभी तक कहाँ थे? जीन कम कर रहे थे अभी तक। क्रोमोसोम कम हो जाता है। जीन और क्रोमोसोम में डिफरेंस होता है कि नहीं? लाइनफिल्टर में क्या होता है? इसमें बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इसमें एक्स हो जाएगा। ये किस में पाया जाता है? मेल में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है? फीमेल। ये हंसो नहीं, बहुत आ नहीं रहा उसके बाद भी हंसो, थोड़ा शर्माना चाहिए। तुमको शर्म आनी चाहिए ना कि मुझे नहीं आ रहा, उसको आ रहा है। सर मैं समझा तो रहा हूँ। समझाओ क्या होता है टर्नर सिंड्रोम? किसको होता है? लड़कियों में होता है कि लड़कियों में होता है? सर ये वाला, हाँ। ये लड़कियों में होता है। अच्छा। और लड़कों में होता है। फर्टाइल होता है कि नहीं होता है टर्नर वाला पर्सन? फर्टाइल मतलब हाँ, क्या बोलते हैं? ठीक है। निषेचन कर सकता है कि नहीं? एग्जैक्टली। रिप्रोडक्शन कर सकता है कि नहीं? बच्चे पैदा कर सकता है कि नहीं? शायद कहानी लटक गई है भाई। चलो ठीक है, जाने दो, तुम पढ़ो। गायनेकोमेस्टिया किस में पाया जाता है बताओ? लाइनफिल्टर सिंड्रोम में गायनेकोमेस्टिया। अब देखो ये 3 लोग हैं, इस 3 में इसकी शादी तो होने के चांसेस बड़े कम है, होंगे ही नहीं। तो इस भाई जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये दोनों इनफर्टाइल इन नेचर हैं। पता चल गया तो कौन शादी करेगा भाई? बच्चे ही नहीं पैदा होंगे तो फिर मतलब नहीं है। इस वाले केस में भी शादी के चांसेस कितने? अगर इसमें 100% होगा, लड़का भी गूगल में काम कर रहा है, पैसा अच्छा कमा रहा है, सबसे अच्छे से बात कर रहा है, तो उसकी शादी होने के चांसेस ज़्यादा है, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो। यहाँ पे पैसा भी नहीं कमा रहे हैं, दबा के दारू सिगरेट चल रही है,
शादी होने के चांसेस कितने हैं? 50%। ये 10% भी ज़्यादा दे दिए, ये भी नहीं होनी चाहिए। इसकी 0 हो गई। नहीं, 0 नहीं होनी चाहिए। पैसा कमाओ तो चलेगा, लेकिन बिना पैसे के नहीं चलेगा। और तीसरा है, इसमें तो चांसेस बहुत कम है, 1-8% हो जाए तो, नहीं तो नहीं भी होगी। सर धोखे से हो जाएगी बेचारे। अगर मैं सामान लगी तो भाई टर्नर में पता नहीं चलेगा, यही तो तुम्हारी पढ़े ही नहीं हो तो कहाँ से याद रहेगा। टर्नर तो एक्सटर्नली विजिबल होता है, पता चल जाएगा कि नहीं चलेगा। क्या कैरेक्टर है टर्नर के? कोई बात नहीं, पढ़ो। तो अब हम ये कहें नेचुरल सिलेक्शन में, तो इनके ऐसे वालों के शादी होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये मैटिंग भी करेंगे, और मैटिंग करेंगे सही के ऑफिस स्क्रीन बनेंगे। मैटिंग मतलब रिप्रोडक्शन। अब देखो, तो इनके जीन का दूसरा जनरेशन के जीन में जाने के चांसेस ज़्यादा है कंपेयर टू दीज टू, है ना। तो ये जो हमारा नेचर है, सिलेक्शन कर लिया कि नहीं कर लिया? नेचर तो ऐसे आया नहीं बोलने कि भाई तू सिलेक्टेड है, तू नहीं सिलेक्टेड, ऐसा तो नहीं आया। इसने अपने आप कर लिया सिलेक्शन। यही होता है नेचुरल सिलेक्शन। जो भी, तो आम समझाने के लिए बोल दी, जो भी तुम्हारे कैरेक्टर्स जो कि तुम्हारे उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिए ससेप्टिबल है, ठीक है, उन्हीं कैरेक्टर्स को नेचर क्या करता है, सेलेक्ट करता है, बाकियों को हटा देता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। इसका बहुत तगड़ा एग्जाम्पल जो हम लोग अभी देखेंगे। सर रुक जाओ। ये इसमें कुछ नहीं था, ये समझाने के लिए ठीक हो गए। ये कहानी है 1850 1850s की कहानी है। और कहानी कहानी है इंग्लैंड। मूवी तो दिखाता है ना इंग्लैंड 1850। यहाँ पे क्या चल रहा है? प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। मतलब औद्योगिक क्रांति के पहले का समय, ठीक। 1850 का समय था, औद्योगिक क्रांति हुई नहीं थी अभी तक, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ नहीं था। वहाँ पे पाए जाते थे पेड़। पेड़ तो मिलते ही होंगे ना? पेड़ नहीं होंगे, ठीक है। पेड़ मिल रहे होंगे, नहीं काटना नहीं चलेगा। पेड़ की बाल कैसे होते हैं? पेड़ बाल छाल कैसी होती है पेड़ों की? हार्ड होती है। हार्ड होती है। कलर तुझे मतलब ब्राउन ब्लैक कलर की डार्क तो ज़्यादा ब्राउन भी नहीं होती, ज़्यादा ब्लैक भी नहीं होती, मीडियम होती है। डार्क। फिर इसके ऊपर क्या था? लाइकिंग। बताओ सड़ाता नहीं। लाइकिंग क्या होता है? सुना लग रहा है ना? हिंदी में लाइकिंग नहीं बोलते हैं, क्या होता है बताओ? सवाल प्लस हम्म, और कुछ होता है। और कुछ होता है। सहवाल प्लस लड्डू। क्या होता है बताओ आरती? लाइकिन क्या होता है? याद नहीं आ रहा है। ये बताएगा, क्या नाम है? हेमंत बताएगा। हेमंत बताओ क्या होता है लाइकिन? लाइकिन क्या होता है? हाँ, ये खाने वाली मिठाई होती है। हाँ जी, लाइकिन पढ़ाएं क्लास में यार, इसलिए पूछ रहे हैं। अभी नहीं पढ़ाएं, तुम नहीं थे, ये लोग तो देखे। मैं यूज नहीं पूछ रहे, होता क्या ये पूछ रहे हैं। यूज तो बहुत दूर की बात हो गई। एलगी होती है सर, एलगी होती है, हाँ तो वो तो बता दिया, सहवाल होता है। और उसके साथ में क्या होता है? सर जी हेमंत बोलने का हाँ, कवक। कवक मतलब क्या होता है? फंजाई। सही बोला है, आधा उसने बता दिया, आधा सही बता दिया। एलगी और फंजाई के जब एक साथ म्यूचुअल इंटरेक्शन में रहते हैं तो उसी को लाइकिन बोलते हैं। लाइकिन था, लाइकिन क्या होता है?
एल्गी और फंजाई, ये दोनों म्यूचुअल रिलेशनशिप में एक साथ रहने लगते हैं, तो इसी को लाइकेन बोलते हैं। लाइकेन जो है हमने ये भी बताया था, ये बायो इंडिकेटर है। क्या है? बायो इंडिकेटर है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा लाइकेन गायब हो जाएगा। मतलब हम लोग बोलते हैं पॉल्यूशन अगर जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से लाइकेन नहीं दिखता है। ये पॉल्यूशन का सूचक होता है। पॉल्यूशन को मतलब प्रदूषण सूचक बोलते हैं। प्रदूषण जहाँ दिखेगा वहाँ पे लाइकेन नहीं दिखता है। वो मोस्ट प्रिसाइसली SO2 पर डिपेंड करता है। सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से तुम्हारा लाइकेन गायब हो जाएगा। ये सब तो कहानी बात की है, ये सब कहानी बात की है। लाइकेन थे पेड़ पे खूब ढेर सारे, तो इसकी वजह से ये लाइकेन वाइट कलर के थे, सफेद रंग, ठीक वाइट कलर के थे। पेड़ के कलर जो बाल का कलर था वो डार्क था, लेकिन डार्क जो उसके ऊपर लाइकेन वाइट वाइट आ गया तो पूरा पेड़ किसकी तरह वाइट की तरह दिख रहा था। वहाँ पे मोथ मिलती, मोथ की नाम क्या था इसका यार? इसका नाम था सेटिपति है नाम, मोथ मतलब ये मोथ है। इसको हिंदी में सलब बोला गया है। नाम होगा इसमें विस्टन बेटुलेरिया, एक मोथ था, नाम था इसका विस्टन बेटुलेरिया। ये दो तरह के विस्टन बेटुलेरिया पाए जाते थे। एक विस्टन बेटुलेरिया पाया जाता था जो व्हाइट कलर का होता था, ठीक, और एक विस्टन बेटुलेरिया पाया जाता था जो कि डार्क कलर का होता था, और फिर ब्लैक भी बोल सकते हो, कोई परवीन नहीं, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? यस। मतलब इंग्लैंड है, इंग्लैंड एक जगह है, इंग्लैंड में क्या है, समय कब का चल रहा है, डेट याद रखना, 1850 का समय चल रहा है। उस समय औद्योगिक क्रांति हुई नहीं है। औद्योगिक क्रांति समझ रहे हो ना, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मतलब क्या हुआ? हाँ ठीक है, तुम सही चरण में, हाँ शुरुआती चरण में था औद्योगिक विकास। नहीं, औद्योगिक विकास हुआ नहीं ना, प्री बोल दिया ना, प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, औद्योगिक विकास के पहले का समय। मतलब कि इस समय फैक्ट्री वैक्ट्रियाँ अभी नहीं लगी थी, अभी हाथ से काम हो रहे थे, हथकरघे वगैरह चलाए जा रहे थे कपड़ों के बुनने के लिए। वो फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी जो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं वो सब नहीं थी उस समय तक। अभी उस समय का समय है 1850 का। तो 1850 के समय में इंग्लैंड में वहाँ पे पेड़ भी मिलेंगे भाई, हर जगह पेड़ मिलते हैं, वहाँ पे भी पेड़ मिलेंगे। तो वहाँ के कुछ पेड़ों पे वाइट कलर के लाइकेन उगे रहते थे उनके पेड़ों पे, ठीक। और उसी एरिया में मॉथ मिलते थे, क्या बोलते थे, विलब, क्या थे, सलब, मोथ दो टाइप थे, मतलब मोथ जिसका नाम, वो नाम क्या था, विस्टन बेटुलेरिया नाम का मोथ मिलता था। इसका हिंदी नहीं है, ठीक। विस्टन बेटुलेरिया नाम का मोथ मिलता था। वो दो तरीके के मिलते थे, एक वाइट कलर के, श्वेत कलर के मिलते थे, दूसरे डार्क कलर के मिलते थे, ब्लैक कलर के मिलते थे, ठीक। ये वाइट कलर वालों का परसेंटेज जो था 95%, कितना था, 95%। इनका था 5%, ठीक है। ये हम इसको बोल दे रहे हैं कि व्हाइट कलर वाला है,
और ये डार्क कलर वाला है, डिस्टेंट मटेरियल का, ठीक। ये जो है वाइट कलर वाला हमको मिल रहा था 95%, जी, ये मिल रहा था 5%। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि ये जो ब्लैक वाला है ना, जैसे इस पे बैठता था ये क्लियरली विजिबल हो जाता था। सफेद पे काला बैठेगा दिख जाएगा ना, तो पंछियाँ आती थी, बर्ड्स आते थे, खा जाते थे, ठीक है। तो इसलिए इसका नंबर क्या था, कम था, 5% था। पर ये व्हाइट वाला जब व्हाइट के ऊपर बैठेगा तो पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। जो बर्ड्स हैं इनको पहचान नहीं पाते थे, इसलिए इनका नंबर कितना था, 95%। फिर आया जमाना औद्योगिक क्रांति का, जिसने क्या किया, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन, प्रदूषण ही प्रदूषण। प्रदूषण होगा तो NO2 भी निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे गैसें निकलेंगे, जिनके परिणाम स्वरूप अब SO2 निकल रहा है तो ये लाइकेन क्या होगा, कहानी खत्म लाइकेन की। हमने बोला SO2 निकला तो लाइकेन खत्म, लाइकेन खत्म हुआ तो ये जो सफेद कलर के वृक्ष दिख रहे हैं ये ब्राउन या डार्क कलर के हो जाएंगे। एक तो पहले बात है बार्क का कलर होगा, बार्क के कलर के अलावा जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है उसकी वजह से फैक्ट्रियाँ खुली है तो उसकी वजह से धुएं निकल रहे होंगे, वो धुएं भी आगे चिपक रहे होंगे प्लांट के उस पर, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, डार्क कलर हो जाएगा। अब डार्क कलर होने की वजह से क्या होगा, जो सफेद वाले मॉल है वो क्लियरली यहाँ पे विजिबल हो जाएगी, और जो काले वाले हैं वो नहीं दिखेंगे, काले के साथ काले छुप जाएंगे। तो खतरनाक 5% इनका नंबर हो गया और 95% इनका नंबर हो गया जब 1920s में ये दोबारा ये गिना गया। ठीक, तो ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि नेचर ने क्या किया बदलाव। अब इसके अब हम ये बोल सकते हैं ना कि जो व्हाइट वाला है इसका अलील और ये जो ब्लैक वाला है इसका अलील, इन दोनों अलील में किसकी फ्रीक्वेंसी अभी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी मतलब किसका नंबर ज़्यादा होगा, सिंपल बात समझो, कौन सा ज़्यादा होगा। अब तो अब ब्लैक पहले, इस समय क्या होगा, इस समय जब बात कर रहे हैं 1950 की, इस समय इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और जब इस टाइम में देखेंगे तो ब्लैक वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब नेचुरल सिलेक्शन में अब जो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने कैरेक्टर मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से जिंदा रह पा रहा है उस कैरेक्टर को नेचर क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेगा, और दूसरा कैरेक्टर अपने आप धीरे धीरे गायब होने लगा। ये किसको शो कर रहा है, नेचुरल सिलेक्शन को शो कर रहा है, प्राकृतिक वर्ण को शो कर रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से पूछो। मतलब जो भी कैरेक्टर, सिंपल सी भाषा में आया, जो भी कैरेक्टर जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है वो आगे बढ़ जाएंगे, और जो नहीं अपने आप को बदल पाएगा वो खत्म हो जाएगा। जो कंपटीशन है, सिंपल सी चीज़ है, वही चीज़ तो दिख रहा है आज के टाइम में भी दिख रहा है। ह्यूमन का देख लो, किसी ऑर्गेनिज्म का देख लो, जो लड़ाई लड़ लिया आगे बढ़ गया वो सर्वाइव किया। तो सर नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब हुआ कि ये होगा, उसने कुछ नहीं किया, क्यों, ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है, ये नेचुरली सेलेक्ट हुए ना, नेचर ने सेलेक्ट किया ना। जब इन्वायरमेंट बदला तो नेचर ने क्या किया, उसको इन्वायरमेंट की ह्यूमन की वजह से बदला, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बदला, परंतु जो ये इसके अंदर बदलाव हो रहा है तो नेचुरल है ना। जो पहले कम था उसका नंबर अब बढ़ गया, जो पहले ज़्यादा था उसका नंबर कम हो गया, यही हुआ ना। तो मतलब नेचर ने क्या किया, उस कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लिया जो प्रेजेंट टाइम के लिए ज़रूरी है, उन कैरेक्टर्स को धीरे धीरे खत्म होने दिया। जो अब ये नहीं किया कि उसके अंदर बदलाव हो, ऐसा कर सकता था कि उसके अंदर बदलाव हो जाए, नहीं किया। उसने कहा कि जो कैरेक्टर फिट है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने के लिए उस कैरेक्टर को हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं, जो कैरेक्टर नहीं काम कर उस कैरेक्टर को छोड़ दे रहे हैं, तो धीरे धीरे उसका नंबर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लाइकेन का कलर वाइट था, लाइकेन का कलर वाइट कलर का था, इसीलिए नहीं दिखता था। हाँ, इसीलिए अब वाइट कलर का था तो उस पर वाइट कलर की तितली बैठेगी तो दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। जब वो वाइट कलर गायब हो जाएगा तो वो नॉर्मल ब्लैक कलर का हो जाएगा। एक तो दो रीज़न है, डार्क कलर का होता है, ऊपर से पोल्यूशन हो रहा है तो उसकी वजह से भी कलर थोड़ा डार्क होगा। तो अब वाइट कलर वाला बहुत इजीली दिख जाएगा, तो जितनी भी चिड़ियाँ आएंगी पकड़ के खा जाएंगी, तो उनका नंबर कम हो जाएगा। तो यही हुआ नेचुरल सिलेक्शन। पहले के ज़माने में क्या, हाँ, लाइकेन जो होता था वाइट कलर का था। तो ये एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया ये चीज़।
ब्लैक एंड व्हाइट कलर कभी पाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। अगला है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अगला है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, कृत्रिम वरण। ठीक है, कृत्रिम वरण मौत भाई तितली अलग होती है, ये अलग होती है। तितली रंग बिरंगी होती है, बटरफ्लाई बोलते हैं उनके इंग्लिश में, इनको मौत बोलते हैं इंग्लिश में। सब अभी पाया जाएगा, ऐसा नहीं कि अब नहीं पाया जाएगा। मस्टर्ड नाम सबने सुना है? क्या होता है मस्टर्ड? सरसों। सरसों। वाइल्ड मस्टर्ड क्या होता है? क्या वाइल्ड मस्टर्ड? जंगली सरसों। वाइल्ड मस्टर्ड, ये वाइल्ड मस्टर्ड पाया जाता था खूब ह्यूज अमाउंट में। इसमें किसी के प्लांट खूब बड़े होते थे, किसी के प्लांट छोटे होते थे, किसी के प्लांट बहुत छोटे होते थे, किसी में जो है पत्तों की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी, किसी में पत्तों की संख्या बहुत कम होती थी, किसी के पत्ते बहुत क्लोजली अटैच्ड होते थे। मतलब इसकी ढेर सारी वैरायटीज थी। ठीक, किसकी? वाइल्ड मस्टर्ड की, जंगली सरसों। अब ह्यूमन है होशियार आदमी, अब क्या किया इसने क्या किया कि कुछ वैरायटीज को लिया, खुद से सेलेक्ट किया, अच्छा इनको लेते हैं और इनकी बार बार ब्रीडिंग कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उसको कैबेज मिल गया। क्या मिल गया? कैबेज मिल गया। कैबेज क्या होता है? पत्ता गोभी। ठीक है, बंद गोभी या पत्ता गोभी। कुछ को क्रॉस कराया तो क्या मिल गया? कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। ठीक, कुछ को क्रॉस कराया तो मिल गया ब्रोकली। ब्रोकली को ब्रोकली बोलते हैं, हरे रंग का होता है। ठीक, और क्या मिला था? केल मिला था। ठीक है, ऐसे अब देखो सरसों के वाइल्ड सरसों को लेके जंगली सरसों को आपस में ह्यूमन ने क्रॉस कराया, और ह्यूमन क्रॉस कराने की वजह से कई प्रकार के उनको गोभियाँ मिल गई। पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली मतलब ग्रीन गोभी जो केल पाया जाता है, केल भी होता है, मतलब गोभी जैसा ही होता है, जो फूल्स होते हैं बट थोड़े कम होते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या मिली? ह्यूमन सेलेक्ट किया ना इसमें। वाइल्ड मस्टर्ड था तो रहा था, प्लांट वो नहीं सेलेक्ट किया, नेचर ने नहीं सेलेक्ट किया। ह्यूमन को लगा ये अपने काम का है, तो इनके बीच में क्रॉसिंग कराई। क्रॉसिंग कराने के बाद जब देखा कि एक क्रॉसिंग कराई तो थोड़ा कम हो, अच्छा बराबर कराते हैं, तो ऐसे बार बार क्रॉसिंग कराने की वजह से उनको कैबेज मिल गया। फिर अलग दूसरी वैरायटी को क्रॉस कराया तो उनको कॉलीफ्लावर मिल गया, ब्रोकली मिल गई, केल मिल गया। ऐसे ढेर सारे नए नए चीज़ें मिल गई। कौन किया इसमें सिलेक्शन? ह्यूमन कर रहा है ना, इसमें प्लांट नेचर नहीं कर रहा है, इसमें ह्यूमन कर रहा है। तो इस तरह के सिलेक्शन को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन या कृत्रिम वरण बोलते हैं। ठीक, आश्चर्य हो रहा है ना कि सरसों से कैसे गोभी बन गई? ये सच घटना है, इसमें कोई क्या कहते हैं काल्पनिक चीज़ें नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कृत्रिम वरण या फिर नेचुरल आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। अगला है अटाविज्म। अगला है अटाविज्म। हिंदी में क्या बोलते हैं अटाविज्म को? हाँ, वाइल्ड मस्टर्ड की ढेर सारी वैरायटीज हैं। उन्हीं वैरायटीज में दो नहीं है, वो कई सारी वैरायटीज हैं। उन्हीं अलग अलग वैरायटीज को क्रॉस करा के अलग अलग
खूबियाँ मिल गई हैं। कौन है अभी जिसको वो सारी खूबी है? ये मुझे किसी किताब में नहीं मिला है, तुम लोग को मिलेगा किसी किताब में तो देख के बता देना। वैसे इंग्लिश हर जगह अटाविज़म ही लिखा था, हिंदी इंग्लिश सब में। ये कोलिन डिक्शनरी में मैंने देखा है, तो हो सकता है गलत हो, तो इसको तुम लोग हिंदी एक बार चेक कर लेना। एलाविज़म, अटाविज़म, अटाविज़म। ओके, सॉरी सर। अटाविज़म, ध्यान से देखो। अटाविज़म हो सकता है तुम लोगों ने कभी अटाविज़म के एग्जाम्पल्स देखे हो सकता है देखा है। देखो कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं जो पहले के हमारे पूर्वज हैं जो उनके में दिखते हैं, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं ना, अरे सही गजब पकड़े यार, ड्रायोपिथेकस। ये ड्रायोपिथेकस था जो कॉमन एंसेस्टर था, इसी से हमारा ह्यूमन बना, याद रखना, और इसी से हमारे एप्स बने। एप्स मतलब बंदर जैसे जो प्रजाति है, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये सब। ऐसा तो ये हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, हम लोग किसकी संतान है, लोग बोलते हैं बंदरों की। नहीं भैया, बंदर हमारे भाई हो सकते हैं, चिंपैंजी ये सब हमारे भाई हो सकते हैं। हम लोग किससे निकले हैं? ये ड्रायोपिथेकस होता है, ये दो भाग में डिवाइड हुआ और एक ह्यूमन बना और दूसरा और ये जो तुम्हारे चिंपैंजी, गोरिल्ला ये सब जो बने वो बने। तो ये हमारे भाई हो सकते हैं, ये हमारे पिताजी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ह्यूमन क्या है? ड्रायोपिथेकस बना। तो अगर हम इसके कुछ कैरेक्टर्स जो कि जनरली नहीं दिखते हों, जो कि जनरली हमारे में नहीं पाए जाते हैं पर कभी कभी दिख जाते हों, उसी कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं अटाविज़म। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे एग्जाम्पल के लिए टेल, सब लोग देख लो, किसी के पूंछ वूछ तो नहीं है? सर होता तो है। जनरली किसी को पूंछ नहीं मिलती है, बट कभी कभी जो जीन होता है टेल वाला वो एक्सप्रेस कर जाता है, उसकी वजह से पूंछ आ जाती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो जनरली डॉक्टर जो है सर्जरी करके निकाल देते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जो ये ऐसा कुछ ठीक है यूज़ करते हैं उसका। हाँ? इसका लोग यूज़ करते हैं, ये पैदा हो गया रिलीजियस बेनिफिट्स के लिए। बहुत सारे लोग नहीं कराते। मैंने अपने लाइफ में एक लड़के को देखा है, पूंछ था उसकी, इतनी बड़ी पूंछ थी। हॉस्टल में हम लोग थे जब नवोदय में, अपने क्लास 8-9 में, तो हम लोग से 2-3 साल जूनियर लड़का था। लाइक आई एम हनुमान जी। हमें कोई लड़का थोड़ी रैगिंग चलती थी, तो लाइक अपने से रैगिंग से बचने के लिए अपन हनुमान जी के दूसरा निकाल के थोड़ी ना कोई घूमेगा। ये कैरेक्टर्स, ये इसी कैरेक्टर्स को बोलते हैं हम लोग एटाविज़म। मतलब कोई भी पुराना कैरेक्टर अगर कभी कभी प्रेजेंस में आ जाए, जनरली नहीं पाया जाता पर कभी कभी इसके जीन क्या होते हैं एक्सप्रेस हो जाएंगे तो कुछ लोगों में दिख जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटाविज़म। ये भी इवोल्यूशन का एक वो है कि इवोल्यूशन हुआ है, पता चल रहा है। अगला है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अगला है वेस्टिजियल ऑर्गन, और जिसके एक आध एग्जाम्पल तो होंगे। दो एग्जाम्पल्स हैं यार अच्छे अच्छे। एक तो पहले ये टेल वाला हो गया, दूसरा हो गया हेयर।
ऑन दी फेस, ऐसे तो होता तो है ना, लड़कों में तो होता है पर नहीं, लड़कियों में नहीं, लड़कों में चलो ये कोई भैया है, ठीक है, नॉर्मल हल्की हल्की ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है, ऐसी कंडीशन होती है। पर इस कंडीशन में क्या होगा, बाल जो है भालू जैसा कैरेक्टर अगर हो गया तो वो भी क्या है कि हमारे पूर्वजों में पाया जाता था, पर अब धीरे धीरे उसकी जरूरत नहीं थी तो हट गया, पर कभी कभी ये कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। अगला है बंदे को बंदर बना देता है। हाँ? ये सब ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन की जो एंसेस्टर्स, हाँ ड्रायोपिथेकस का ये जो तीसरा बता रहे हैं ये ड्रायोपिथेकस का नहीं है, ये और पहले से है। फोर निपल्स, जनरली 2 निपल्स होते हैं, कुछ केसेस में यहाँ पे 4 निपल्स पाए जाएंगे। ये भी क्या है, अटाविज्म का एग्जाम्पल। ह्यूमंस के अंदर भी कभी कभी दो मेल फीमेल किसी में पाया जाता है, कोई कहीं पे, ये जितने भी कैरेक्टर्स बताएं ये किसी ये सब पर्टिकुलर नहीं है कि पर्टिकुलर मेल में पाया जाएगा या पर्टिकुलर फीमेल में पाया जाएगा, ये हर जगह मिल सकता है। भाई कैरेक्टर है यार, ह्यूमन में आ रहा है, हम ह्यूमन बोल रहे हैं तो मेल और फीमेल यहाँ से कहाँ आ गई? तो यहाँ पे एटाविज्म के 3 एग्जाम्पल हैं, टेल याद करना, हेयर ऑन द फेस याद करना और 4 निपल्स कभी कभी पाए जाते हैं। ये भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी हमारे बोवाइन एनिमल्स हैं उनके कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे एटाविज्म के एग्जाम्पल। और अगर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग अभी क्या बोल रहे थे, वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में। सुना है वेस्टिजियल ऑर्गन? तुम सुने हो? फेसबुक का नाम सुने हो? फेसबुक का और क्या होता है, स्नैपचैट और क्या क्या आता है, इंस्टाग्राम तो चलो इंस्टाग्राम तो सब चलाते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक, उसके अलावा क्या कहता है स्नैपचैट और यूट्यूब तुम्हारा उसके बिना कुछ है ही नहीं। सबसे ज़्यादा तो पबजी, हाँ पबजी। आप फ्री फायर आर्मी में है कि पबजी आर्मी में है? ये कौन सी आर्मी बन गई भैया? मुझे भी नहीं पता भाई, ये कौन सी आर्मी तुम लोग बना रहे हो, तुम्हारी जनरेशन में नई आर्मी बना रही है। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब अवशेष, ठीक है, अवशेष मतलब कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, बोल सकते हैं सम कैरेक्टर्स present in a species ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। और शेष ऑर्गन को क्या बोलते हैं, अंग, और शेष अंग बोलते हैं ना, हाँ तो क्या होता है, अंग बोलते हैं भाई, और शेषीय और शेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन। तो क्या होता है, कुछ कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कि प्रेजेंट तो रहते हैं हमारे बॉडी में पर उसका कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए पहला एग्जाम्पल, विजडम टूथ, क्या कहते हैं, बुद्धिदान।
बुद्धि दांत या फिर विजडम टूथ, अकल का दांत जिसको बोलते हैं, अकल वाला दांत, ठीक है। विजडम टूथ या अकल का दांत, बुद्धि दांत, जो भी बोल लो, अंग्रेजी में याद रखना विजडम टीथ बोलते हैं। जनरली एज 25-26 के टाइम पे आता है, सबका नहीं आता है, बहुत कम लोगों का आता है, सबका नहीं आता है। जनरली 28 से 32 है ना, कितने दांत हैं? कहते 32 हैं, गिनो 32 नहीं होंगे। गलत सुना है आपने। अब ये क्या हो गया है, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया है, अब बहुत कम लोगों में पाया जाता है, मतलब ठीक है। तो अब इसका मतलब जैसे पहले कहा जाता था कि विजडम टीथ इसलिए रखा गया कि एक पर्टिकुलर एज आने के बाद लोग मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्वता आ जाती है। तो परिपक्वता वो एज की वजह से आती है, मैच्योरनेस जो होती है एज की वजह से आती है। तो लोग क्या बोलते थे, उसको लिंक कर दिए थे दांत से। क्यों? क्योंकि लगभग उसी एज में दांत आता था, तो लोग कहते थे कि ये दांत आ गया तो उसके पास अकल आ गई, जब तक ये दांत नहीं है तो अकल नहीं है। पर ऐसा गलत है, जिसके पास विजडम टीथ नहीं है उसके पास अकल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग के पास भी विजडम टीथ नहीं है। तो विजडम टीथ जो है वो क्या है, कैरेक्टर है वेस्टिजियल ऑर्गन का। इसका अब कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं रह गया हमारे बॉडी में, ठीक है। दूसरा बोल सकते हैं अपेंडिक्स। प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं, कुछ काम के नहीं होते हैं। कभी कभी विजडम टीथ किसी का दर्द होने लगता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, एकदम साइड में होता है, बड़ा सा होता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वैसे ही अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स क्या होता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का जो बड़ी आंत होती है उसके साइड में एक छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इतना बड़ा ग्रमी। एनसीईआरटी में तो हिंदी में लिखा है ना, इसमें भी वही लिखा है। अच्छा, जो भी डाइजेशन, ठीक है, इसमें भी यही लिख दिया था, क्या कहते हैं अपेंडिक्स में, हिंदी में भी अपेंडिक्स ही लिख दिया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो लार्जेस्ट इंटेस्टाइन होता है इसके सबसे किनारे एक छोटा सा भाग होता है, जो पहले कभी ज़माने में जब लोग घास फूस खाया करते थे तो कुछ बैक्टीरिया होती थी वहाँ पे प्रेजेंट रहती थी, वो बैक्टीरिया उनके डाइजेशन में काम आती थी। अब घास फूस खाना बंद कर दिया हम लोग, बच्चा कहाँ खाते हैं घास फूस, नहीं खाते हैं ना, पहले के ज़माने के लोग खाते थे। तो अब क्या हुआ है, उसका कोई ज़रूरत नहीं रह गया है। तो ज़रूरत नहीं रह गया तो मतलब वो क्या हो गया, वेस्टिजियल ऑर्गन का पार्ट हो गया, हाँ जी। ऐसे ही नाक की कुछ हड्डियाँ हैं, 2 याद करो, कोई बात नहीं, बस। नेक्स्ट टॉपिक है अनुकूली वितरण। हो गया, समझ गया ना। ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल है किसके, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, सब समझ में आ रहा है, आसान आसान है सब। अगला टॉपिक है एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, इसको बोलते हैं अनुकूली विकिरण। ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन या अनुकूली विकिरण। इसमें नाम याद रखना है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चचा चार्ल्स डार्विन, मतलब नाम डार्विन था, चार्ल्स डार्विन था। इनके चक्कर में मेंडल वाला काम याद है ना, मेंडल का काम क्यों नहीं उतना पॉपुलराइज हुआ, इन्हीं के चक्कर में। इस समय ये बड़े मतलब होते हैं ना, बहुत बड़े साइंटिस्ट में एक थे उस समय, इनके काम पे चल रहा था बहुत। जगह का नाम देखेंगे, गैलापागोस आइलैंड,
आइलैंड मतलब द्वीप होता है, ठीक है। गैलापागोस आइलैंड, अगर सभी लोग स्ट्रक्चर देखोगे इधर हमारा संसार का मैप है, ठीक है, वर्ल्ड का मैप है। फिर आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा साउथ अमेरिका दिख रहा है, साउथ अमेरिका दिख रहा है, अब लोग देखो ध्यान से, यहाँ पे साउथ अमेरिका नहीं दक्षिण अमेरिका दिख रहा है। दक्षिण अमेरिका से जस्ट थोड़ा सा वेस्ट साइड में जाओगे तो यहीं पे कहीं गैलापागोस आइलैंड दिखेगा। हाँ ये यहाँ पे ये वाला लोग नहीं दिखा मुझे, बस इतना याद रखना कि ये तुम्हारे दक्षिण मतलब साउथ अमेरिका के वेस्ट में एक द्वीप का समूह पाया जाता है, और ढेर सारे द्वीप पाए जाते हैं, आइलैंड पाए जाते हैं ढेर सारे, उन्हीं को लोग नाम दिए थे गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में कहाँ पे है? साउथ अमेरिका के साउथ अमेरिका के वेस्ट, ठीक है। ये क्या है? आइलैंड है, मतलब इसमें ढेर सारे छोटे छोटे आइलैंड इकट्ठे हैं, तो इसको आर्किपेलागो भी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को नहीं जानना है। ये बस जानो गैलापागोस आइलैंड में ढेर सारे आइलैंड हैं, ठीक है। एक जहाज, इसी जहाज का नाम भी याद रखना है। जिस शिप से ये पहुंचे थे डार्विन भैया हमारे, डार्विन चाचा, उसका नाम क्या था? H.M.S. बीगल। याद रखना है ये नाम, ये एनसीईआरटी में दिया है इसलिए ये नाम याद रखना है, बीगल। तो ये जो HMS बीगल नाम के शिप से ये पहुंचे थे कहाँ पे? गैलापागोस आइलैंड। कौन पहुंचा था? चार्ल्स डार्विन। ये गैलापागोस आइलैंड कहाँ था? साउथ वेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है, वेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। कौन? ये इंग्लैंड। उस समय अधिकतर चीज़ें यूरोप में हो रही थी, तो उस समय इंग्लैंड क्या था? लीडर था, यूरोप का लीडर था, सारी रिसर्चेज वहीं हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेस्टेंट ग्रुप, जो क्रिश्चियन का प्रोटेस्टेंट ग्रुप है, वो एक्टिव हो गया था। वो प्रोटेस्टेंट ग्रुप जो होता है बेसिकली जो दकियानूसी प्रथाएं चलती थी उससे ऊपर उठ के वो रिसर्च में काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए इंग्लिश आगे हो गए थे। बेसिकली सबसे बड़ा रीज़न अंग्रेज़ों के आगे होने का ये रीज़न है कि यार 1215 में उन्होंने बात कर दी थी राइट की। हम लोग क्या राइट का मिला है? 1947 में, 50 में मिला है, 47 थोड़ा गलत बोल दिया, 50 में आके मिला है। वो 1215 में उनके राइट मिल रहा था, राइट की बातें चल रही थी कि हमको कौन मौलिक अधिकार बोलते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स उनको 1215 में मिल गया था, हम लोग को मिला है 1950 में। देख रहे 700 साल आगे क्यों नहीं होंगे? हमारे यहाँ उस समय राजा लोग शासन करते थे, उनके यहाँ राजा तो था पर वो सिर्फ नाम का राजा था, वहाँ पे प्रधानमंत्री वगैरह, डेमोक्रेसी आ गई थी धीरे धीरे, तो ऑब्वियसली वो लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसीलिए वहाँ के लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। कहीं भी डेवलपमेंट के लिए डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को जब खाना मिलेगा, सुरक्षा रहेगी चारों तरफ से, तभी तो। अब हम यहाँ रिसर्च कर रहे हैं, कोई बम फेंक के चला गया तो रिसर्च करने में मन लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो ऐसे देश जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर रिसर्च अपने आप नीचे चला जाएगा। तो वो समस्याएं थी। पहले पेट भर इंसान की रिसर्च करें, और हमेशा जो जितने भी रिसर्च हुए अधिकतर स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं। स्टेट जब पैसा देता है तभी रिसर्च करता है, कोई अपने जेब से रिसर्च में पैसा नहीं लगाना चाहता है, ठीक है। इच्छा रहेगी पर जब स्टेट पैसा दे, स्टेट मतलब उत्तर प्रदेश से नहीं, सरकार। तो स्टेट का मतलब है कि हमारा इंडिया एज ए स्टेट या फिर तुम्हारा यूएस एज ए स्टेट, ये लोग जो है पैसा देंगे तभी जाके। तो याद करना है हमको कहाँ से कहाँ चले गए? चार्ल्स डार्विन, गैलापागोस आइलैंड और HMS बीगल। क्या नाम है? हमें भी नहीं याद है, हमें भी याद कर लेते हैं, HMS बीगल, ठीक। ये याद करना गैलापागोस आइलैंड। अब ये पहुँचे वहाँ पे तो इन्होंने देखा एक आइलैंड पहुँचे, ये मिटा दे, बड़ा सा आइलैंड बनाएंगे फिर तो मजा आएगा। आज बड़ा तेज लिख रहे हो तुम, और तेज लिख रहे हो, क्या बात है? कोई और लड़का रहता है पीछे जाके, अच्छा चेंज कर लिए सीट सब। एक छोटा सा आइलैंड जितना हम लोग बना सकते उतना बना दिए। छोटा सा इस आइलैंड पे फिंच रहते हैं, एरोन फिंच नहीं,
ये फिंच मतलब कुछ बर्ड्स थी जिनका नाम था फिंच, ठीक है। तो ये फिंचेस रहती थी यहाँ पे सेंटर में, और ये लोग क्या खाती थी? सीड खाती थी। फिंच ऐसी कुछ पंक्षियाँ रहती थी, इसको फिंच कहते थे। ये लोग दाने खाती थी, सीड खाती थी, ठीक है। तो इनका नाम होता था सीड ईटिंग फिंच। इनको क्या बोलते थे? सीड ईटिंग फिंच। कैक्टस कुछ इसी द्वीप के कुछ किनारे, बहुत अपना ये बड़ा सा द्वीप होगा ना, तो कैक्टस भी ढेर सारे होंगे। तो कुछ फिंचेस उड़ते उड़ते एक दिन गई, तो इनको नया खाना मिल गया, दाना खाते खाते बोर हो गए, तो अपना से कैक्टस खाएंगे। तो मान लो 200 के करीब में गई होंगी, पर सब नहीं खा पाए, बस 50 ही खा पा रहे थे, बाकी लोगों को पसंद नहीं है, ये लोग चले आए छोड़ के। फिर कुछ लोग गए यहाँ पे इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, इसमें भी से कुछ गई। मान लो यहाँ पे भी 200 में होंगे, ऐसी हाइपोथेटिकल वैल्यू है, इसमें से कुछ को अच्छा लगा होगा, वो यहीं रुक गए होंगे, बाकी टट्टा डाल वापस चले आए। ऐसे अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग भोजन मिल रहा था, ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। कुछ लोग यहीं रुक जा रहे थे, कुछ लोग वापस आ जा रहे थे, हाँ जी। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, जो लोग यहाँ रुके थे ये लोग आपस में ही मैटिंग करने लगे। अब वापस यहाँ तो वापस आएंगे नहीं मैटिंग करने, इनके में तो ऐसा होता नहीं, पति पत्नी अपनी पत्नी के साथ ही रहेंगे, नहीं वहाँ नया मिल गया चिड़िया, तो ये यहाँ पे मैटिंग करे। मैटिंग करने के बाद इनकी जो बीक की चोंच थी उसमें बदलाव आ गया। ये खाने के लिए, कैक्टस खाने के लिए चोंच थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, ताकि वैसे अगर कांटे कट जाते थे तो उसको छोड़ने के लिए थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे बीक छोटी होनी चाहिए, दाने खाने के लिए मजबूती होनी चाहिए। ऐसे इंसेक्ट खाने के लिए बीक का अलग स्ट्रक्चर होना चाहिए। कोई पेड़ का तोड़ के खा रहा है तो अलग अलग डायरेक्शन में गए, अलग अलग टाइप के समय के हिसाब से, यानी कि कली बदल गया। ऐसा कई सौ सालों में धीरे धीरे उनके जो चोंच है उनके स्ट्रक्चर में बदलाव है। चेंज इन बीक स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे कहीं पे छोटे बीक मिले, कहीं पे बड़े बीक मिले, कहीं पे मीडियम साइज के बीक मिले, कहीं मजबूत बीक मिले, अलग अलग तरह के चोंच मिले। तो उन्होंने कहा, कौन? डार्विन साहब ने ये चीज़ देखा और डार्विन ने कहा कि ये क्या है? एडाप्टिव रेडिएशन है। ये क्या है? एडाप्टिव रेडिएशन। वो जो जिधर गया और अपने भोजन के हिसाब से अपने शरीर के स्ट्रक्चर में बदलाव कर लिया और उस जो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में उसमें एडाप्ट कर लिया है। उस एडाप्ट का मतलब होता है अनुकूल, जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं उस हिसाब से अपने आप को ढाल लिया, ठीक है। जो अनुकूल परिस्थितियाँ थी, मतलब जहाँ पे जिस हिसाब से जहाँ पे सीड ज़्यादा था वहाँ के हिसाब से उनकी बीक सीड खाने लायक हो गई, जहाँ पे कैक्टस खाना था उस हिसाब से बीक चेंज हो गई, जहाँ पे ट्री की वो उसको मतलब कठफोड़वा देखा है, कठफोड़वा उसको इंग्लिश में बोलते हैं वुड पिकर। हाँ, वुड पिकर, हाँ। तो वुड पिकर उसकी देखते चोंच बड़ी बड़ी होती है। ऐसे ही उसी फिंचेस में इसकी चोंच बड़ी बड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि वो लकड़ी को तोड़ता था। तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स, अलग अलग इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से उनके जो बीक का स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन हो गया। तो कौन बोला? डार्विन बोले कि ये क्या है? एडाप्टिव रेडिएशन है। कि एक स्टॉक तो सेम है बट ये लोग अलग अलग डायरेक्शन में गए और अलग अलग फूड के सोर्सेज मिले और उस हिसाब से इन्होंने अपने बॉडी में चेंजेस कर लिए। इसी प्रोसेस को बोला गया एडाप्टिव रेडिएशन। समझ में आ गया कि नहीं आया? एनसीईआरटी में कुछ सुंदर सा डायग्राम दिया है, उसको खोलो, पेज नंबर 133-34 जो भी होगा, 133 134 कुछ होगा शायद, 145 है हिंदी में, 145 है अंग्रेजी में कौन सा है? 132, ठीक है। इंग्लिश वाला है। तो वो डायग्राम देखो किस तरह चोंच जो है बदल गया। तो किताब कहाँ है तुम्हारी? मेरे पास 11वीं की एनसीईआरटी यार 80 रुपए की मिलती है, 4 पकौड़ी खा जाते हो गए। तो 12th वाली भी खरीद लो, पढ़ने आ रहे हो तो कैसे पढ़ रहे हो? देखो उसके में देखो भाई
स्ट्रक्चर देखो बीक का सबके में है, अलग अलग चिड़ियों के नाम हो जा रहे हैं, फिंच के नाम अलग अलग हो जा रहे हैं, किसके बेसिस पे? उनके कैसा न्यूट्रिशन वो ले रहे हैं, किस तरह का खाना खा रहे हैं। जैसे इंसेक्ट जो खा रहा है उसको हम लोग बोल दिए इंसेक्ट ईटिंग फिंच, जो तुम्हारा कैक्टस खा रहा है उनको बोल दिए कैक्टस ईटिंग फिंच। ऐसे उनके न्यूट्रिशन पे ये क्या खा रहे हैं उस बेसिस पे उनका नाम भी बदल गया और उनके स्ट्रक्चर में भी बदलाव हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एडाप्टिव रेडिएशन या अनुकूलीकरण। विकरण क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक जगह से निकल के अलग अलग डायरेक्शन में गए हैं। ऐसे ये किस तरह का इवोल्यूशन हुआ? एग्जैक्टली ये क्या हुआ? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। डाइवर्जेंट मतलब अपसारी। अगर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल पूछेगा तो बता सकते हैं ना, डार्विन फिंचेस। कुछ नहीं लिखना है, अगर इसका एक एग्जांपल लिखना है तो सीधे लिख देंगे डार्विन फिंचेस। डार्विन ने खोजा था इसलिए इसका नाम हो गया था डार्विन फिंचेस। ठीक, एक और हुआ जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। चले आते हैं आप लोग। चलो ऑस्ट्रेलिया देखो कहाँ पे है? अरे मैप में देखो भाई, कहाँ देख रहे हो? मैप में ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है? पहचान पाए कोई ऑस्ट्रेलिया? लिखा हुआ ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं एडाप्टिव रेडिएशन का। दो तरह के एनिमल होते हैं, एक प्लेसेंटल होते हैं जिनके में प्लेसेंटा पाई जाती है, और एक होते हैं हमारे मार्सुपियल। सुना है ना मार्सुपियल का? मार्सुपियल का एग्जांपल दे सकता है? प्लेसेंटल का एग्जांपल दे दो। नहीं देंगे। अरे ह्यूमन प्लेसेंटल का एग्जांपल ह्यूमन हो गया ना, ऐसा जिसमें प्लेसेंटा पाई जाए वो ह्यूमन हो गया। और कौन हो गया? प्लेसेंटा किसमें पाई जाती है? काऊ हो गए। वैसा मार्सुपियल एग्जांपल कैंगरू हो गया। है ना? मार्सुपियल मतलब पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर। हिंदी में क्या बोलते हैं? सिसुधानी। मार्सुपियल को बोलते हैं सिसुधानी। कंगारू देखा है? कंगारू अपने बच्चे को कहाँ लेके दौड़ता है? पेट में एक पॉकेट होता है, उसी वही जो स्ट्रक्चर जिसमें पाया जाएगा उसको बोलेंगे मार्सुपियल। उसमें क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। हमारे ह्यूमन के केस में बच्चा एकदम कंप्लीट डेवलप होकर निकलता है, सब उसका हार्ट दांत सब हो जाता है। लेकिन उसमें कैंगरू में क्या होता है कि ये कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। तो बच्चे को वो अपने मार्सुपियल पॉकेट्स में रखते हैं, उनको मार्सुपियल पॉकेट्स बोलते हैं, शिशुधानी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें रखते हैं और बाकी डेवलपमेंट जो मतलब पालन पोषण करना उसी में करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके में ये मार्सुपियल पॉकेट्स प्रेजेंट है उनको ना मार्सुपियल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और जिनके में प्लेसेंटा प्रेजेंट है, प्लेसेंटा मतलब पता है ना प्लेसेंटा क्या होता है? अपरा बोलते हैं, ह्यूमन में भी अपरा बोलते हैं। ठीक है, अपरा। तो ये जिसमें प्रेजेंट होता है, जिसमें डेवलपमेंट जो बेबी निकलता है डिलीवरी के बाद वो कंप्लीट डेवलप्ड होता है, इसमें इनकम्प्लीट डेवलपमेंट रहता है। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा इसमें ना ज्योग्राफी में जाना पड़ेगा। आई थिंक याद होगा तुम लोग को पढ़े हुए कभी पैंजिया। पैंजिया का नाम सुना है? हिंदी में जो उतना पैंजिया नाम पहले। अच्छा ये कहानी सुना है कि पहले जितना अलग अलग कॉन्टिनेंट है सब एक में मिले हुए थे? जी सर, वो तो सुना है। यार तुम लोग क्या पढ़े हो? 9th 10th कैसे पास किया ज्योग्राफी का? पहले क्या था, जितना लैंड मास है ना पूरा एक कॉमन लैंड मास है ना। बाद में धीरे धीरे वो टूट के मूव किया, अलग अलग जगह गया। ऐसा सुना है कि नहीं? जो पूरा लैंड मास था उसको पैंजिया बोलते थे। पैंजिया, जिया फॉर द जियोलॉजिस्ट। जिया, पैन का मतलब पूरा होता है ना, बोलते हैं पैन इंडिया में ये चीज़ फेमस है, मतलब पूरे इंडिया में फेमस, वही पूरा वर्ड के लिए पैन लिया जाता है। तो पैंजिया कंप्लीट ऐसे
ऐसे पूरे समझ रहे हो, देखो जितने हैं ये पूरे को हम लोग पैंजिया बोल रहे थे, ठीक है, पूरे को पैंजिया बोल रहे थे। ये टूट के कहीं इंडिया अपना इस साइड ऐसे कहीं होगा, कहीं यहाँ पे छोटे छोटे बाबू पड़ गए। हाँ ठीक है, तुम सही समझो, ऑस्ट्रेलिया हो गए, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा ऐसे होगा ना, ऐसे अभी अलग अलग टुकड़ों में टूटे होंगे, कुछ मूव किया होगा। तो पहले जनरली पेंजिया पे प्लेसेंटल ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे। जब ब्रेक डाउन हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट टूटा। पहले क्या था, ये दोनों भी एक कॉमन था, जो इंडिया वाला पार्ट था और ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट था। तो इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते थे, ठीक है, गोंडवाना लैंड बोलते थे। नहीं ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस इतना समझो कि एक बड़ा लैंड मास था, बड़े लैंड मास में प्लेसेंटल ऑर्गेनिज्म मिलते थे और बहुत कम मार्सुपियल मिलते थे। अरे पलायन हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्लेसेंटल ऑर्गेनिज्म मिलते थे, मतलब अपरा जिसमें पाया जाता है, और कुछ में मार्सुपियल मिलते थे जिसमें शिशुधानी पाई जाती है। जो शिशुधानी वाले थे जनरली पूरे ऑस्ट्रेलिया के साइड में चले गए और कहीं नहीं मिलते हैं। कैंगरू कहीं नहीं मिलता है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी, वेस्ट बंगाल में रोड पे कैंगरू दौड़ रहा था, देखा था कि नहीं? यार तुम लोग कहाँ रहते हो यार? कैंगरू का नाम ही नहीं सुना आज तक? वेस्ट बंगाल का नाम सुना है कि नहीं? अच्छा चल, पश्चिम बंगाल जिसको बोलते हैं हिंदी में, वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है कि सड़क पे कैंगरू के बच्चे दौड़ रहे थे। जो कि इंडिया में कहाँ से आ गए भाई ये? तो बाद में पता चला कि कोई पोच करके ले आया था। कैंगरू तो बहुत ज़्यादा पोचिंग होती है, पोचिंग मतलब अवैध रूप से उनको उठा के लाया जाता है और बेचा जाता है, तो जूस वगैरह में रखने के लिए, अलग अलग जगह पे काम करने के लिए। तो कोचिंग करके ले आए थे, वहाँ से वो निकल के भाग गए थे, सड़क पे दौड़ रहे थे सब। तो ये मतलब ये बताना चाह रहा है कि जितने मार्सुपियल थे, मार्सुपियल की मोहब्बत कौन थी? ऑस्ट्रेलिया। तो मैक्सिमम जो मार्सुपियल है वो ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए, ठीक। ऑस्ट्रेलिया पहुँचे जैसे वहाँ पे हुआ एडाप्टिव रेडिएशन। ये मान लो ऑस्ट्रेलिया है, उनका प्यारा ऑस्ट्रेलिया, हमारा प्यारा तो भारत है, ठीक। तो यहाँ पे सेंटर में रहेगा कौन? मार्सुपियल। तो मार्सुपियल्स का क्या होगा? अलग अलग जगह पे, अभी ये ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग कोने पे गए होंगे, हर जगह पे अलग अलग तरह का इन्वायरमेंट रहा होगा। तो उस हिसाब से उनके अंदर अलग अलग बदलाव हुए होंगे। उसी बदलाव को हम लोग क्या बोलेंगे? एडाप्टिव रेडिएशन। यहीं पे कैंगरू मिल रहा होगा, यहीं पे तुम्हारा क्या है, बैट मिल रहा होगा, बहुत सारे नाम है, और क्या होता था? गोल्फ होता था, और क्या होता था? वाला पाया जाता है। मतलब ये अलग अलग जगह पे गए और अलग अलग क्या हुआ, इनके अंदर चेंजेस आ गए। उसी साथ ये सारे क्या मार्सुपियल है। क्वेश्चन इनका नाम हमको रटना है। क्या करना है? रटना है, क्योंकि पूछता है और कैसे पूछेगा भी बता रहा है। ये तो हुए, इनके साथ साथ मार्सुपियल के साथ साथ कुछ प्लेसेंटल भी आ गए। ये मार्सुपियल ज़्यादा है पर प्लेसेंटल के हम भी चलेंगे भैया, अकेले नहीं छोड़ेंगे तुमको। ये लोग बोल के ये भी अलग अलग पोजीशन पे रहे, अलग अलग जगह पे रेडी थे। क्या हुआ? बदलाव हुआ इनके अंदर। क्या कहते हैं? एडाप्टिव रेडिएशन हुआ इनके अंदर भी, ठीक। एडाप्टिव रेडिएशन हुआ तो इनका अलग अलग स्ट्रक्चर हुआ। तो हम ये एग्जांपल दे सकते हैं एडाप्टिव रेडिएशन का कि किसमें हो रहा है? मार्सुपियल में भी हो रहा है और प्लेसेंटल में भी हो रहा है। अच्छा, ये लोग एक जगह पे गए, यहाँ पे गए कोआला वाली जगह पे, ठीक है। तो ये भी गया और ये भी गया, दोनों भाई हो गए कोआला चलो इसका देख लेते हैं, आंट टीचर का देख लेते हैं। एक आंट टीचर था, ये क्या था? मैमल था, ठीक है।
और इसकी जगह पे दूसरा जो गया है आंटीटर के साथ मेंबर हुआ है ये क्या था, ये मार्सुपियल था, ये प्लेसेंटल था, है ना। दोनों गए, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस पाया जाएगा। दो अलग स्टॉक से निकल के आए हैं, लेकिन लगभग इनके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं लगभग एक जैसे पाए जा रहे हैं। तो ये किस तरह के इवोल्यूशन को शो करेंगे? ये दो स्टॉक से निकल के आए हैं, एक जगह पहुंचे और इनके स्ट्रक्चर में एक तरह का स्ट्रक्चर दिखा। ये क्या शो करेंगे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या फिर एनालॉगस ऑर्गन शो करेंगे, है ना। ये क्या शो करेंगे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि ये दोनों एक मार्सुपियल के स्टॉक से निकला, एक प्लेसेंटल स्टॉक से निकला, एक ही जगह पे दोनों पहुंचे। तो एक को हम लोग बोले आंटीटर, दूसरे को हम लोग बोले नॉम्बैट। आंटीटर नॉम्बैट, तो ये आंटीटर क्या था? ये तुम्हारा प्लेसेंटल था और ये क्या था? मार्सुपियल था। नॉम्बैट जो था मार्सुपियल था। तो दोनों का लगभग स्ट्रक्चर देखने में लगभग सेम होगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं, मतलब क्या था? अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी। ठीक है। अब देखो इस स्ट्रक्चर को पूरे चार्ट को याद करना। ये चार्ट पूरा याद करना, क्वेश्चन इससे खूब आता है। इसमें सीधे पूछ देता है कि कौन सा मार्सुपियल है, कौन सा प्लेसेंटल है। ठीक है। अब इसको याद करने का एक आसान तरीका बता रहे हैं। एक आदमी कन्फ्यूजन होगा, बाकी लोग को याद हो जाएगा। जितने कॉमन नाम मिले जो सुने हुए लगे वो प्लेसेंटल में लगते हैं। जैसे कि छछूंदर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं छछूंदर को? इंग्लिश वाली किताब दे दो, तो कैसे याद करना है इसको? छछूंदर को मोल बोलते हैं। तो मोल या छछूंदर सुना हुआ है ना हमने? छछूंदर नहीं सुना, हिंदी में छछूंदर लिखा रहेगा, इंग्लिश में मोल रहेगा। तो ये कॉमन नाम है जो हम लोग सुनने में आ रहा है, तो हम लोग इसको प्लेसेंटल बोलते हैं। वहीं पे आगे आ गया मार्सुपियल बोलते हैं। तो मार्सुपियल है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर मार्सुपियल नहीं नाम दिया है तो ऐसे नाम होंगे जो हम नहीं सुने, जैसे कि नॉम्बैट दे दिया। चाबी तो नहीं है सर, है सर, है। ठीक, ठीक है। मतलब इन सिंपल, जितने सिंपल नाम होंगे जो हम लोग सुने होंगे, जैसे कि देख लो मोल हो गया, आंटीटर हो गया, माउस हो गया, लिमूर हो गया, फ्लाइंग स्क्वेरल हो गई, ठीक है, बॉब कैट हो गया, वुल्फ हो गया, सुने हुए नाम है ना। हिंदी में बोलते हैं चींटीखोर। अपने घर के नाम लग रहा है ना, इंडिया वाला नाम लग रहा है ना, चींटीखोर, आंटीटर नाम लग रहा है ना। वहीं उनका जो मार्सुपियल वाला है उसका नाम है नॉम्बैट। ये तो लग ही नहीं रहा अपना नाम है, ऑस्ट्रेलियन नाम लग रहा है ना। तो ऐसे ही याद करना है अपने को। अब इसमें लिखा है छछूंदर, उसमें लिखा है शिशुधानी रस्थनी छछूंदर। तो शिशुधानी तो जहाँ पे आ गया, मार्सुपियल वर्ड जहाँ पे आ गया, वो तो वहाँ पे कंफ्यूजन ही नहीं है। तस्मानियन जहाँ पे आ गया वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है। दो वर्ड याद करना, मार्सुपियल या तस्मानियन आ गया तो ये सब मार्सुपियल के अंदर जाएंगे। इसके अलावा ऐसे नाम जो लगे कि हमसे परिचित नहीं है उसको तुम लोग मार्सुपियल रट्टा मार लेना। नहीं याद हुआ जब तक, तब तक ये वाला तरीका लगा लेना। ठीक, टाइम हो गया क्या? कंगारू सुना है ना? तो कंगारू तो ये भी सुना है कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये तो नहीं सुना है कि इंडिया में पाया जाता है। तो जो रटा हुआ है उसके लिए समस्या ही नहीं है, जो नहीं रटे हैं उसको भी समस्या है। इंडिया में जाके देख लेना चिड़ियाघर में, लखनऊ चले जाना, वहाँ पे मिल जाएगा तुमको। 16 तारीख है, मैं एक दिन आगे सर नहीं है आज नहीं है, एक काम कम हो गया मेरा। अरे इसको देख लेना भाई, अच्छे से बंद करना वरना ऊपर नीचे दोनों बंद हो गए। तुम क्वेश्चन पूछे थे, क्वेश्चन अगर टाइम
है, 17% साइटोसिन है, द परसेंटेज ऑफ अदर 3 बेसेस एक्सेप्टेड टू बी प्रेजेंट इन द डीएनए आर। ये सिंपल है, साइटोसिन मतलब सी कितना है, 17। तो जी कितना बाकी कितने बचे, 64 बचे। ये दोनों भी आधे आधे होंगे, मतलब 32 यहाँ पे क्या है? अच्छा ये डबल स्पेड दे रहा है, आधा अमाउंट आधा कर दो तो कितना होगा, 17 कितना होगा, 8 8.5 हो गया, 14 तो 8.5 तो तुम्हारे